नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3 है। इससे पहले भाग 2 मैं बना चुका हूँ। और जो ये परीक्षा बीएड प्रवेश परीक्षा आने वाली है 29 जुलाई को, उनमें ये पूछे गए प्रश्न हैं पिछले वर्ष में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो विकल्प नंबर जो सी है हमारा बलाघूर्ण, ये सदिश राशि है। अन्य सभी राशियां जो दी गई हैं घनत्व, चाल तथा आयतन, ये अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियां उन्हें कहते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है उसमें। और अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण ही पता रहता है, दिशा का अभाव रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व का उल्लेख न्यूटन के किस नियम में किया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रथम नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहेगी, और अगर विराम में है तो विराम ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो विकल्प नंबर जो सी है वो एकदम सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अगर बात करें हम मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो हमारी वो है यकृत, यानी कि विकल्प नंबर ए एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। और अगर बात करें हम अमाशय, तो अमाशय हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अमाशय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के पाचन क्रिया में किसका योगदान होता है। तो मानव शरीर के पाचन क्रिया में ये तीनों जो हैं, टाइलिन, माल्टेज और एमाइलेज, इन तीनों का ही योगदान होता है, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है हमारा वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर ए है, यानी कि बढ़ता है। यदि हम दाब बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्वथनांक है वो भी बढ़ता है, और इसीलिए जो प्रेशर कुकर में रहता है दाब बढ़ जाता है और क्वथनांक भी बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर भोजन जो है जल्दी पक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर ए, यानी कि विकिरण में जो रहता है माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बगैर माध्यम के ही हमारा जो है ऊष्मा का संचरण संभव हो पाता है। और बात करें हम संवहन, चालन और विसरण, इनमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। और संवहन द्वारा जो हमारा जो ऊष्मा का संचरण होता है वो द्रवों में होता है, और जो चालन के माध्यम से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो ठोसों में होता है। और अगर हम बात करें गैसों में विसरण की, गैसों में ऊष्मा संचरण जो होता है वो विसरण द्वारा होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की दर कहलाती है। तो अगर हम बात करें कार्य करने की जो दर रहती है उसे हम शक्ति कहते हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो सही है इस प्रश्न के लिए। और अगर हम बात करें शक्ति की, इसे उसका जो फार्मूला रहता है P बराबर W/T रहता है, जहाँ पर W जो है कार्य है और T जो है समय है, और कार्य को जूल में और समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो इस प्रकार P बराबर W/T, और एक जो शक्ति होती है उसका मात्रक जो रहता है अश्व शक्ति में हम मापते हैं किसी भी मतलब मशीन की शक्ति जो रहती है, और एक अश्व शक्ति जो रहती है वो रहती है 746 वाट, यानी कि 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। तो इस कथन को जो है वो न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा नियम है। इसे हम इस प्रकार लिख लेते हैं शॉर्ट में, F12 इज इक्वल टू F21, यानी कि जो किसी वस्तु पर अगर कोई क्रिया की जाती है तो उसके मतलब बराबर विपरीत में एक प्रतिक्रिया भी होती है। यही कहता है हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। तो अगर हम बात करें तो एड्स से जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, यानी कि शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम धीरे धीरे एकदम क्षीण हो जाती है और मनुष्य जो है अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और अगर बात करें तो ये विषाणु जनित रोग है, और जो रेट्रोविटिडी समूह का जो एक विषाणु है वो इस बीमारी को उत्पन्न करता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो अगर हम बात करें रतौंधी रोग की तो वो हमारा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो विटामिन सी की, तो विटामिन सी से जो हमारा स्कर्वी रोग हो जाता है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर रोग हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो गया वो विकल्प नंबर ए हो गया, सी हो गया, विटामिन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग है। तो अगर हम बात करें अपने दिए गए विकल्पों में तो जो ये पोलियो है वो वायरस जनित रोग है, और कोलेरा और प्लेग टाइफाइड जो है ये हमारे जीवाणु जनित रोग हैं। तो विकल्प नंबर जो ए है वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। तो अगर हम बात करें तो इस प्रश्न की, तो हमारा जो विकल्प नंबर ए है वो एकदम सही है, यानी प्रोफेज अवस्था जो रहती है समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हम कोशिका की शक्ति ग्रह की, तो ये हमारा जो विकल्प नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो गाल्जी काय की, गाल्जी का जो एक प्रकार से यातायात प्रबंधक होता है और केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। तो जो हमारा प्रारूपी पादप कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक की स्थिति होती है वो परिधि होती है, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो सही है इस प्रश्न के लिए। और अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज जो किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और केंद्रक की खोज जो थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर बी, यानी कि सटकी जो दोष होता है उसके कारण क्रिस्टलों का जो रहता है वो घनत्व कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर बी, यानी कि जो इस प्रकार से जो अगर NO2 जो है हमारा अगर आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो सर्वाधिक जो है प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा, जिसके कारण वो सर्वाधिक अम्लीय होगा।
इस प्रकार हमारा जो विकल्प नंबर बी है वो हमारा सही है। और दोस्तों अगर बात करें हम, जो ये निचली पोजीशन पर अगर कोई चीज़ लगा रहता है तो इसको हम पैरा कहते हैं, और ये लियो होता है और ये आर्थो होता है। सेम इसी तरह से इस प्रकार इधर भी हो जाता है। ये हमारा आर्थो हो जाएगा, ये लियो हो जाएगा और ये नीचे पैरा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल जिसमें कार्बोक्जिलिक समूह नहीं है वो हमें बताना है। तो अगर हम बात करें तो पिक्रिक अम्ल की, तो इसमें कार्बोक्जिलिक समूह नहीं पाया जाता है। और अगर हम बात करें कार्बोक्जिलिक समूह क्या होता है, तो ये होता है COOH, ये हमारा कार्बोक्जिलिक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता अधिक है। तो अगर हम बात करें चुंबकीय पारगम्यता की, तो ये लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी जो रहती अधिकतम रहती है चुंबकीय पारगम्यता, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसके लिए अधिकतम होती है। तो अगर हम बात करें प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की, तो वो यूरेनियम में अधिकतम होती है, और इसी कारण इसका जो उपयोग होता है वो परमाणु बम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है। तो अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो हमारी वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में होती है, और इस प्रकार विकल्प नंबर जो ए है वो सही है हमारे इस प्रश्न के लिए। और अगर हम बात करें इसमें जाइलम और फ्लोएम की, तो जो जाइलम जो रहता है वो जड़ों से पानी को जो रहता है ऊपर तक ले जाता है, और पत्तियों में जो भोजन का संश्लेषण होता है उन खनिज लवणों का जो परिवहन है वो फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित अभिक्रियाओं में किसमें धातु अपचयित होता है। तो विकल्प नंबर जो बी है उसमें जो है धातु का अपचयन हो रहा है, यानी कि विकल्प बी जो है एकदम सही है। और अपचयन कैसे हो रहा है ये हम जान रहे हैं कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है अगर वो कमी हो रही है तब उस धातु का जो है अपचयन किया जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, तो MnO4 माइनस में अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालें Mn की, तो Mn की मानते हैं x प्लस, ये हो जाएगा 4 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन की तो -2 होती है, और इक्वल में -1। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या वो निकल के आएगी हमारी 7, और जो इसमें जो रहेगी Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी 4। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या में जो है कमी हो रही है Mn की, इसलिए इसका जो है वो अपचयित हो रहा है। तो विकल्प बी है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण है। तो अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण है वो है बहिःपरासरण, यानी विकल्प ए जो है वो सही है। और जीव द्रव्य कुंचन में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रस से विलायक अणुओं का बहिस्राव होता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। इसे हम बहिःपरासरण की क्रिया कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसकी जो आवृत्ति रहती है वो अपरिवर्तित रहती है, और तरंग दैर्ध्य और जो वेग होता है वो इसका परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार विकल्प ए जो है वो सही है हमारे इस प्रश्न के लिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैस्ट्रिन करता है, तो हमारे जो गैस्ट्रिन रहता है वो जठर रस श्रवण का जो है प्रेरण करता है, यानी कि विकल्प सी जो है वो सही है इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ आज के प्रश्न, आपको कैसे लगे हैं हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।